Hello everyone. In this video of Organon of Medicine, we will start from aphorism number 31. So, in aphorism number 31, the point is about susceptibility, and the second one is morbific nauseous agents, that means disease causing agents. That this word is important for the point of MCQ. सो इस एफरिज्म में क्या कहा गया है 31 एफरिज्म में क्या कहा है उन्होंने कि दैट जो भी एनी ऑफ द डिजीज़ है दैट नीड सम काइंड ऑफ कंडीशंस, उनको डिजीज़ को कंडीशन चाहिए होती है, मतलब अपीयर होने के लिए इन एनी ह्यूमन बीइंग, इन एनी हेल्दी ह्यूमन बीइंग डिजीज़ नीड सम काइंड ऑफ कंडीशंस टू अपीयर. वो कंडीशंस साइकोलॉजिकल भी हो सकती है और फिज़िकल भी हो सकती है. सो जो सम काइंड टाइम्स क्या होता है कि पेशेंट की जो सेंसेशंस वगैरह कुछ अल्ट्रेशंस आती हैं उनके लिविंग स्टाइल्स वगैरह में, दोज प्रोवाइड्स द कंडीशंस टू अपीयर द डिजीज़. सो दिस वाज अबाउट द एफरिज्म नंबर 31. The person who are having susceptibility, more susceptible, they will suffer much with the diseases as compared to the other people. Susceptibility is the power to attract the disease, you can say. Now next aphorism जो है that is 32. In this aphorism the word real medicine is used. एंड इस एफरिज्म में बताया गया है कि जो मेडिसिन्स हैं मतलब वो कैसे काम करती हैं. मेडिसिन्स दे एक्ट ऑल टाइम्स, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंडीशंस एज द डिजीज़ नीड्स, एंड एक्ट्स अनकंडीशनली ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग. मेडिसिन्स हर एक पर्सन पर एक्ट करती हैं, ऑल द टाइम एक्ट करती हैं, एवरी सर्कमस्टांसेस में वो एक्ट करेंगी. सो द मेडिसिन्स हैव द पावर टू एक्ट unconditionally and they can remove the disease. So in this aphorism these two things are given: real medicine and the medicines act unconditionally. Rest are important for the theoretical point of view. What is given in the aphorism number 33, that कि कोई भी जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है वो उसको कोई कंडीशन चाहिए होती है, बल्कि और उसके कंपैरिजन में जो मेडिसिन्स हैं उनको कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती है. सेम पिछले दोनों पैराग्राफ की बात को कंबाइन करके इसमें बोला गया है कि कोई भी जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट लाइक वायरस और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको कोई कंडीशंस चाहिए होती हैं, लेकिन मेडिसिन को कोई भी कंडीशंस नहीं चाहिए होती टू एक्ट और टू रिमूव द डिजीज़ फ्रॉम द पेशेंट. Now next aphorism is number 34. इस aphorism में यही कहा गया है कि मेडिसिन वही नेचुरल डिजीज़ को रिमूव कर सकती है जिस मीन्स कि मेडिसिन जिस तरह के सिम्टम पैदा करती है उसी तरह के डिज़ीज़ को या सिम्टम्स को, डिज़ीज़ के सिम्टम्स को वो रिमूव कर सकती है. जैसे सिम्टम्स उसने हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ड्यूरिंग द प्रूविंग दिए होते हैं, वैसे ही वो सिम्टम्स जो डिज़ीज़ के होते हैं वो हटा सकती है. और जो मेडिसिन होती है उसकी जो आर्टिफिशियल डिज़ीज़ वो वाइटल फोर्स में पैदा करती है, विच इज़ द यू कैन से दैट प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन जो होते हैं, मतलब वो उस डिज़ीज़ जो है वो मोर पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल डिज़ीज़. सो द मेडिसिनल डिज़ीज़ इज़ कैपेबल ऑफ रिमूविंग द नेचुरल डिज़ीज़ फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. नाउ नेक्स्ट इज एफरिज्म नंबर 35. इन दिस एफरिज्म इसमें दिया है कि अगर कंडीशंस हो कि दो डिसिमिलर डिजीज़ मिल रही हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, हाँ, अगर उनको होम्योपैथिक अनहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिले तो क्या कंडीशंस होंगी, ये दिया उन्होंने एफरिज्म नंबर 35 में. नाउ हम डिस्कस करेंगे पहली कंडीशन के बारे में, विच इज़ गिवन इन द एफरिज्म नंबर 36, कि अगर दो डिसिमिलर डिजीज़ मिलती हैं आपस में और क्या होता है या तो वो इक्वल स्ट्रेंथ की हों या जो बाद में आई है
वो ओल्डर वन डिजीज़ जो बाद में आई है मतलब वो स्ट्रॉन्गर है, तो जो न्यू डिजीज़ है वो जो न्यू डिजीज़ है वो पुरानी वाली को वहाँ से हटा देगी। और इससे क्या है मतलब कि एक जो पहले डिजीज़ प्रेजेंट होती है बॉडी से वो हट जाएगी। और क्या है इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है इस पैराग्राफ के हिसाब से, कि अगर प्लेग है या फिर एक्जिमा है तो उस पर्सन को स्कर्वी नहीं होता। अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है उस पर्सन के अंदर तो उसको ऑटोमल डायसेंट्री नहीं होगी। और अगर किसी पर्सन को पल्मोनरी कंजम्पशंस हैं मींस ही हैज़ सफरिंग ऑफ द लंग डिजीजेस, they will not be attacked by the epidemic fevers. This character was observed by the von Hildebrand. So this kind of examples are important from this paragraph. Now in the aphorism number 37, what is given that ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट के अंदर क्रॉनिक डिजीज़ वैसे की वैसे रहती है, चाहे उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी हम ट्रीट करें वो डिज़ीज़ वैसे की वैसे रहती है मतलब। एंड ये भी हो सकता है कि मतलब लगातार कई सालों तक बॉडी में उस डिज़ीज़ के रहने की वजह से और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने की वजह से वो डिज़ीज़ कंडीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, एग्जैगरेट हो सकती है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन ऑफ टू डिसिमिलर डिजीजेस. In the aphorism number 38, the second condition is given. If the new dissimilar disease is stronger, अगर जो बाद में आई हुई डिजीज़ वो स्ट्रोंगर है तो इस केस में क्या होगा, ये जो पहले प्रेजेंट होती है न्यू डिजीज़ आई है जो स्ट्रोंगर है, जो पहले की प्रेजेंट डिजीज़ होती है उसको वो सस्पेंड कर देती है फॉर द टाइम बीइंग। और जब ये नई डिजीज़ जो कि स्ट्रोंगर वन थी जिसका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो जो सस्पेंड हुई डिजीज़ है जो पहले से थी बॉडी के अंदर वो वापस आ जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, यू कैन नोट डाउन इफ़ यू वांट्स। लाइक एपिलेप्सी अगर प्रेजेंट है पहले तो उसको एपिलेप्टिक फिट बंद हो जाएंगे अगर रिंगवॉर्म अपीयर हो गया, लाइक टीनिया अगर उनको आ गया है। अगर पहले इच था स्कर्वी हो गया तो इच डिसअपीयर हो जाएगी। एंड इफ़ अगर वहाँ पे पल्मोनरी थाइसिस था देन टाइफस आ गया तो पल्मोनरी थाइसिस रिमूव हो जाएगा। अगर थाइसिस प्रेजेंट है और मेनिया हो गया है पेशेंट को तो थाइसिस रिमूव हो जाएगा। और अगर मीजल्स है तो स्मॉल पॉक्स हो गया है तो स्मॉल पॉक्स आएगा, पहले स्मॉल पॉक्स अपना कोर्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद जो मीजल्स है वो अपना कोर्स दोबारा से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स मीजल्स वाज कैन बी सस्पेंडेड बाय द स्मॉल पॉक्स. These are the examples and these are very important, can be asked in the MCQs. और यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं अबाउट कि जैसे कि मीजल्स की ही बात हो रही थी कि दैट मीजल्स सस्पेंडेड मीजल्स सस्पेंड कर सकता है काउ पॉक्स को। और उसके बाद क्या होता है, व्हेन द काउ पॉक्स है नियरली अटेन्ड इट्स क्लाइमेक्स, जैसे ही काउ पॉक्स ख़त्म होने वाला होता है तो मीजल्स ब्रेकआउट होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो मीजल्स के पूरे सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होते हैं और अप टू द 16th डे. So this all was observed by the various scientists, you can say the different names are given. और हैनीमन यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने मम्स के केस में देखा मम्स इमीडिएटली डिसअपीयर हो जाते हैं जब वहाँ पर काउ पॉक्स होता है। तो उन्होंने देखा कि अबाउट 300 लोगों में उन्होंने देखा कि जैसे ही मतलब काउ पॉक्स चला जाता है तो उनके अंदर पैरोटिट या फिर मम्स के जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और वो अपना रेगुलर कोर्स है जो चलता है उनका अबाउट द 7 days वो चलता है। और उन्होंने कहा कि एंड दस इट इज़ विद ऑल डिसिमिलर डिजीज द स्ट्रॉन्गर सस्पेंड द वीकर वन बट दे नेवर क्योर वन अनदर। उन्होंने यही कहा है कि डिजीज़ आपस में एक दूसरे को क्योर नहीं करती हैं, चाहे वो डिसिमिलर हैं, और स्ट्रॉन्गर वन भी वीकर वन को सस्पेंड करती है, क्योर नहीं करती है. दिस इज़ गिवन इन द एफरिज्म नंबर 38. नाउ we will move to the aphorism number 39.
इन दिस एफोरिज्म इट इज़ गिवन कि पुराने जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, वो जो एलोपैथिक मेडिसिन्स क्रॉनिक डिजीज़ में दी जाती थी, वो भी उनके अंदर एक कंडीशन को एग्जाग्रेट ही करती हैं या फिर सिर्फ उसको सस्पेंड ही करती हैं, उसको क्योर नहीं करती हैं. Now the third condition is given in the aphorism number 40 about the two dissimilar diseases. The third condition is when the disease is of same power or two dissimilar diseases and they are of same power, the new one acted for a long time and join for जो नई आई हुई डिज़ीज़ है वो लंबा समय तक रहती है और पुरानी वाली डिज़ीज़ को ज्वाइन कर लेती है, दैन दे फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ इन द ह्यूमन बीइंग. यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी सिफिलिस है, सिफिलिटिक कंडीशन में है, तो वो बाद में सोरा को भी अपने साथ ले लेता है, मतलब सोरा अराउजल हो जाता है और वो एक कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ बना देते हैं आपस में. Now here is some kind of examples are कि ज़ेंकर ने देखा था कि काउपॉक्स रन करता है अपना रेगुलर कोर्स अलॉन्ग विद द मीजल्स एंड अलॉन्ग विद द प्रोप्यूरा. दीज आर सम काइंड ऑफ रेयर क्वेश्चंस बट कैन बी आस्क्ड समटाइम्स. Cowpox went on its course undisturbed during a mercurial treatment for syphilis as Jenner saw. यहाँ पर कहा गया है कि मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी काउपॉक्स के सिम्टम्स साथ साथ में चलते रहे, चाहे वहाँ पे मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट सिफिलिस के लिए दिया जा रहा था, मतलब सिफिलिस के साथ साथ काउपॉक्स भी साथ साथ चलता रहा. दैट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स डिजीज. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टू डिसिमिलर डिजीजेस. सो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एफोरिज्म के बारे में कि एफोरिज्म नंबर 41 में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई नेचुरल डिजीज़ प्रेजेंट है और कॉम्प्लिकेट कर रही है किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर और उस पर्सन को अगर डिसिमिलर ट्रीटमेंट लाइक एलोपैथिक ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है लंबे टाइम के लिए, तो वो डिज़ीज़ को एग्जाग्रेट ही करता है, वो उसके अंदर एक आर्टिफिशियल मैलेडी पैदा कर देता है दैट लीड टू दी disease to the or form the chronic disease and can only be transferred into health with the greatest difficulty. ऐसे केसेस को ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है जहाँ पर मेडिसिन बहुत लंबा टाइम तक ली गई हो, स्पेशली एलोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी एक डिजीज़ फॉर्म ले लेते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. एफोरिज्म नंबर 48. What is said in this कि nature herself permits, as he has been states in some cases, simultaneous occurrence of two natural diseases. एक पर्सन के अंदर एक समय पर कोई दो डिजीज़ भी हो सकती हैं, वो टू डिसिमिलर डिजीज़ हो सकती हैं जो कि अपने आप को ना तो वो रिमूव कर पाती हैं, ना ही एक दूसरे को क्योर कर पाती हैं, हमने देखा, और ना ही एक दूसरे को दबा पाती हैं अच्छे से. They do not remove each other, do not annihilate and cannot cure one another, but as it seems both remains और सेपरेट रहती हैं वो ऑर्गेनिज्म में और किसी भी बॉडी के किसी पार्ट में वो अपनी जगह बना लेती हैं, लाइक एक लोकलाइज्ड डिजीज़ की तरह वो कहीं भी पड़ी रहेंगी दोनों डिजीज़. नाउ एफोरिज्म में 43 के अंदर उन्होंने कहा है अबाउट दी टू सिमिलर डिजीज़. अभी तक हमने देखा था कि डिसिमिलर डिजीज़ आती हैं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. नाउ हम 43 में देख रहे हैं कि टू सिमिलर डिजीज़ आती हैं तो क्या हो सकता है. सो अगर हम ये कहें कि दो सिमिलर डिजीज़ हैं, दैट इज़ टू से व्हेन टू द डिजीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्गर सिमिलर वन इज़ एडेड. सिमिलर डिजीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसके साथ ही एक सिमिलर डिजीज़ आ जाती है जो कि स्ट्रॉन्गर है, तो वो कैसा रिएक्शन होगा. ये दिया गया है 44 में कि कैसा रिएक्शन होगा. अगर टू डिजीज़ हैं और सिमिलर नेचर की हैं तो वो ना तो एक दूसरे को रिपेल कर पाएंगी, ना एक दूसरे को सस्पेंड कर पाएंगी क्योंकि वो सिमिलर हैं, और वो ना ही एक दूसरे को क्योर कर पाएंगी
बिसाइड ईच अदर, वो उसी ह्यूमन बीइंग में एग्जिस्ट करेंगी एज अ डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज. So the word double complex disease over here is important, which is given in aphorism number 44. सिमिलर डिजीज़ के अंदर 44 एफरिज्म में यही है 3 कंडीशंस कि सिमिलर डिजीजेस कैनॉट रिपेल वन अनदर, कैनॉट सस्पेंड वन अनदर, और as has been demonstrated in third condition respecting dissimilar affections, they both lies with each other and form the double complex disease. The word double complex over here is used by the Hahnemann. So this was about the similar and dissimilar diseases. Today we will finish out over here. Thank you so much. We will start from next aphorism 45 in the next videos or paragraphs. Case taking I have already made about from the aphorism number 83 to 104. You can please go to the channel and check over there. Very short notes have given on the case taking. To the point answers have been given, like the points to be remembered for the for MCQs only. Thank you so much.